हम हर साल देखते हैं कि हर सर्दी में दिल्ली का आसमान धुएं से भर जाता है। हर साल वही बहस होती है कि दिल्ली के लोग जिम्मेदार हैं, पंजाब के किसान जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस प्रदूषण की जड़ एक ऐसा कानून है जो 2009 में पंजाब में बना था और जिसके पीछे छिपे थे अमेरिकी डीप स्टेट के ग्लोबल प्लेयर्स। कहानी शुरू होती है 2008 में। तब पंजाब के मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। उस वक्त तक पंजाब के किसान अप्रैल मई में धान लगाते थे और सितंबर तक कटाई कर लेते थे। कटाई के बाद अगली फसल बोने के लिए उनके पास 3 महीने का समय होता था, इसलिए वे खेत हाथों से साफ करते थे, आग नहीं लगाते थे। और सबसे अहम बात, सितंबर की हवाएं दिल्ली की तरफ नहीं चलती थी, तो अगर थोड़ा बहुत धुआं उठे भी तो वो दिल्ली तक नहीं पहुंचता था। लेकिन मई के महीने में धान की खेती का एक नुकसान था, पानी की खपत, क्योंकि मई में गर्मी चरम पर होती है और किसान को जमीन से पानी खींचना पड़ता था, जिससे ग्राउंड वाटर गिरने लगा। फिर आया साल 2009। पंजाब सरकार लाई पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट 2009। इस कानून ने कहा अब धान की बुआई जून के मध्य से पहले नहीं होगी ताकि बारिश का पानी इस्तेमाल हो सके। लॉजिक सुनने में तो काफी अच्छा था कि पानी बचाओ, लेकिन नतीजा क्या निकला? दिल्ली का दम घुट गया। अब बुआई जून में होती है, कटाई अक्टूबर नवंबर में और किसान के पास गेहूं बोने के लिए बस कुछ हफ्ते रह जाते हैं। इतने कम समय में खेत साफ कैसे करें? अब आग लगाओ, बस यही रास्ता बचा है। और अक्टूबर नवंबर की हवा सीधी दिल्ली की तरफ बहती है, यानी जो धुआं पहले पंजाब में ही खत्म हो जाता था अब दिल्ली में जाकर जमने लगा। 2009 का एक कानून बना है दिल्ली की हवा का दुश्मन। अब सवाल उठता है, क्या ये एक्ट पंजाब सरकार ने अकेले बनाया या किसी ने पीछे से गाइडेंस दी थी? असल में ये एक्ट बना विदेशी संस्थाओं और एनजीओ के दबाव में। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो यूएसएड की मदद से बनी थी, वहीं से ये ग्राउंड वाटर वाले विचार शुरू हुए। फिर आई इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड बैंक, जिन्हें फंड करता है यूसेड और गेट्स फाउंडेशन। इसके अलावा टेरी, जिसे फंड मिला फोर्ड फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक और यूसेड से। इन सब ने वाटर कंजर्वेशन का नैरेटिव फैलाया, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि कानून के साइड इफेक्ट क्या होंगे। और अब आता है ट्विस्ट। इसी बीच एंट्री होती है मॉन्सेंटो और बेयर जैसी एग्रो जाइंट्स की। मॉन्सेंटो वही अमेरिकी कंपनी जिसने जीएम सीड्स और राउंडअप जैसी केमिकल फसलें दी और 2018 में बेयर ने इसे खरीद लिया। अब जब बुआई की तारीख बदली, किसान के पास वक्त कम हुआ, तो उन्हें चाहिए थी छोटी अवधि वाली हाई यील्ड धान की किस्में और ऐसी वैरायटीज किसके पास थी? मॉन्सेंटो के पास। कानून ने इनडायरेक्टली मॉन्सेंटो और बेयर को मार्केट एडवांटेज दे दिया। किसान अब परंपरागत बीज नहीं बल्कि कमर्शियल हाइब्रिड बीज लेने लगे। सीड डिपेंडेंसी बढ़ी और कॉर्पोरेट ग्रिप भी। इसके बाद शुरू हुआ नया दौर। यूसेड और गेट्स फाउंडेशन ने शुरू किया सीरियल सिस्टम इनिशिएटिव फॉर साउथ एशिया, जहां मॉन्सेंटो और IRRI और CIMMYT जैसे ग्लोबल पार्टनर्स जुड़े। सबका एजेंडा एफिशिएंट फार्मिंग पर असर कॉर्पोरेट ड्रिवन फार्मिंग। और आज दिल्ली में जो धुआं तुम देखते हो ना, उसके पीछे सिर्फ किसानों की आग नहीं बल्कि नीतियों का धुआं, ग्लोबल फंडिंग का असर और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट का जाल है। कानून तो पानी बचाने के नाम पर बना था, पर सवाल अब भी वही है, आखिर कितना पानी बचा लिए, या फिर सिर्फ हवा गंदी हुई और बाजार साफ? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।